स्टार्ट। हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे डिस्निया यानी सांस फूलने की बीमारी के बारे में। नॉर्मली सांस तो हम सब लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं तो हम उसको महसूस नहीं करते, उसको सुनते नहीं हैं, वो हमें अनकंफर्टेबल नहीं लगता है कि हम 1 मिनट में कितने बार सांस ले रहे हैं। नॉर्मली वो कोई काउंट नहीं करता या ध्यान नहीं जाता उसकी तरफ। लेकिन जब ये सांस लेने का सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो जाए या हमें महसूस होने लगे कि हम सांस ज़्यादा ले रहे हैं या हमें अनकंफर्टेबल लगने लगे, तो इस सेंसेशन को या इस अनकंफर्टेबल होने वाली सेंसेशन को हम डिस्निया बोलते हैं या सांस फूलने वाली प्रॉब्लम बोलते हैं। इसके कई ग्रेडेशंस हैं। एक सिंपल ग्रेडेशन है कि किस लेवल का आपको सांस फूल रहा है। माइल्ड मॉडरेट कैटेगरी में आप उसको कम ज़्यादा उससे ज़्यादा इस कैटेगराइज में करते हैं। ये MRC क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्निया है कि व्यक्ति कितना चल पा रहा है, उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जा सकता है कि उसकी बीमारी कितनी सीवियर है। एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी है जो आप देख रहे हैं, उसमें स्पायरोमेट्री के बेसिस पे और टेस्ट के बेसिस पे कितना उसका कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे उसका डिस्निया या उसके सांस फूलने की जो प्रॉब्लम है उसको हम जज करते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति में ये सांस फूलने का प्रॉब्लम किसी बीमारी से रिलेटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सांस फूलने की बीमारी ज़्यादातर हार्ट से रिलेटेड बीमारी, लंग से रिलेटेड बीमारी या खून की कमी हो, इस तरह की बीमारियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। पर कई बार मिडिल क्लास पेशेंट्स में या उम्रदराज पेशेंट में थोड़ा बहुत सांस फूलने का प्रॉब्लम स्टैमिना कम होने की वजह से भी हो सकता है। ये इनफैक्ट ज़्यादातर पेशेंट में सबसे कॉमन कारण है जिसकी वजह से लोगों की सांस फूलती है। मिडिल एज के बाद लोग सडनली महसूस करने लगते हैं कि उनकी थोड़ा स्टैमिना कम हो गया, खासकर जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, कम चलते फिरते हैं या उनका एक्टिविटी बहुत सीडेंटरी है, बैठे बैठे रहने वाला काम है। वैसे लोग को थोड़े टाइम के बाद जब सडनली एक दिन कोई ज़्यादा चलना फिरना हो जाता है या कोई सीढ़ी चढ़ने का काम हो जाता है या मंदिर पर चढ़ने का काम हो जाता है, तो सडनली उनके नोटिस में आ जाता है कि यार सांस ज़्यादा फूल रही है या मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है। और फिर उसके बाद वो उस चीज़ को सब्सिक्वेंटली नोटिस करने लगते हैं, बार बार उनको ख्याल आने लगता है कि मेरे को सांस ज़्यादा फूल रही है। पर ज़्यादातर केस में ये बीमारी से रिलेटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑलमोस्ट 70% केसेज़ में ये बिना बीमारी के हो सकता है। 20-30% केसेस में जहाँ सिग्निफिकेंट बीमारी मिलती है वहाँ उस बीमारी का निवारण करने से या उसका ट्रीटमेंट करने से ये प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। डिस्निया या सांस फूलने की बीमारी को 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जो सडन ऑनसेट है या जो स्लो ऑनसेट है। सडन ऑनसेट वाली बीमारियाँ, सडन हार्ट अटैक आए किसी को, किसी का हार्ट फेल हो जाए, किसी को निमोनिया हो जाए या किसी को अस्थमा का सीवियर अटैक आ जाए या लंग में सीवियर इन्फेक्शन हो जाए या कोई छोटा बच्चा कोई गले में कोई फॉरेन बॉडी या कोई टुकड़ा निगल जाए या हार्ट का कोई लंग या सेगमेंट कोलैप्स कर जाए, तो उस तरह के स्टेटस को में सडन सांस फूलने का प्रॉब्लम होता है। कोई बॉडी के मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में, जैसे कि बॉडी में कोई टॉक्सिन का जमा हो जाना जिसको कीटो एसिडोसिस या लैक्टिक एसिडोसिस या यूरेमिया या कोई पॉइजनिंग के केसेस में भी सांस फूलने का प्रॉब्लम सडनली हो सकता है। ये सडन या अक्यूट डिस्निया की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एक क्रॉनिक डिस्निया होता है, यानी कि जो धीरे धीरे करके बढ़ने वाला सांस फूलने का प्रॉब्लम है। ये हार्ट फेलियर में हो सकता है, जो कि स्लोली बढ़ने वाला हार्ट फेलियर है। हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज में हो सकता है। हार्ट के पेशेंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है, जिसमें अगर कोई लंग्स की नलियों की बीमारी है, किसी को एस्थमा है, किसी को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है या लंग का कोई पानी भर रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स में सांस का फूलने का प्रॉब्लम थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। खून की कमी की वजह से या किसी को स्टैमिना कम हो या वज़न ज़्यादा हो, इस तरह के पेशेंट्स में जो सांस का कमी है वो भी क्रॉनिक डिस्निया में आता है, यानी क्रॉनिक चलने फिरने पर सांस फूलने की तकलीफ होती है। ज़्यादातर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है जिसको हम ऑर्थोपनिया बोलते हैं, यानी कि जब व्यक्ति सोता है तो उसकी सांस ज़्यादा फूलने लगती है या उसको रात को सोते समय 3 से 4 तकिए रख के सोना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब नॉर्मल व्यक्ति खड़ा रहता है तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो पाँव में रहता है। जब रात को हम सोते हैं तो ये पानी धीरे धीरे करके लंग्स की तरफ जाने लगता है, और क्योंकि हार्ट की कैपेसिटी पंपिंग की बहुत ख़राब रहती है तो वो एक्स्ट्रा पानी जो लंग्स की तरफ जाता है उसको अकोमोडेट नहीं कर पाता है और ये पानी लंग्स में भर जाता है। और जब ये पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आदमी को सांस फूलने लगती है और उसको उठ के बैठना पड़ता है, और टिपिकली उठ के बैठने से उसको राहत मिलती है। इसका एक और सीवियर वर्जन है जिसको पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया बोलते हैं। ये यूजली सोने के 3 से 4 घंटे के बाद होता है और इसमें व्यक्ति को बहुत तेज़ सांस फूलती है, तुरंत उठ के बैठना पड़ता है और उसको रिलीफ तुरंत नहीं मिलती है। ऑर्थोपनिया और पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया यानी PND में डिफरेंस ये है कि ऑर्थोपनिया छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है, सोने के जल्दी फेज़ वाले मतलब अर्ली फेज़ में होता है, और PND थोड़े लेट फेज़ में होता है और ज़्यादा देर तक सिम्टम्स रहते हैं, ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स रहते हैं, और ये ज़्यादा सीवियर हार्ट फेलियर में होता है। ऑर्थोपनिया कभी कभी
लंग्स की बीमारी में या वज़न ज़्यादा हो, ऐसे पेशेंट में भी अगर लंग्स सांस की मसल का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो तो भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर अगर ऑर्थोपनिया किसी को हो रहा है तो वो हार्ट की बीमारी की तरफ ज़्यादा पॉइंट करता है, और वैसे पेशेंट को हार्ट की टेस्ट ज़्यादा करके देखना पड़ता है कि कोई बीमारी तो नहीं है। मिडिल एज पेशेंट में अभी लॉकडाउन पीरियड में ज़्यादातर हमने काफ़ी लोगों में देखा है कि क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, चलना फिरना नहीं हो रहा था, इसीलिए लोगों का स्टैमिना कम होने की वजह से उनको सांस फूल रही थी। कभी कभी ये सांस फूलने का प्रॉब्लम बिल्कुल साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। कई बार पेशेंट ऐसे आते हैं, खासकर यंग फीमेल पेशेंट्स में, कि उनको ऐसा लगता है कि उनको सांस फूल रही है, लेकिन आप उनको टेस्ट करके देखो या उनको पट्टे पर चला के देखो या उनका कोई भी लंग्स का इवैल्यूएशन का टेस्ट करके देखो, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और उसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल होती है, आदमी को खाली गहरी गहरी सांस लेने की फीलिंग होती है। लेकिन ज़्यादातर इस साइकोलॉजिकल डिस्निया में चलने फिरने पे ये बढ़ता नहीं है, पेशेंट का स्टैमिना अच्छा रहता है और सांस फूलना ज़्यादातर बैठे बैठे ही होता है पेशेंट को, और अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग होता है। इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि हर बार इतना काम करने पर होगा प्रॉब्लम पेशेंट को। जबकि जो बीमारी रिलेटेड अगर किसी को सांस फूल रही है तो वो स्पेसिफिक टाइम पर कितना स्टैमिना है उसका या कितना बीमारी का लेवल है, उसके हिसाब से एक फिक्स्ड अमाउंट में उसको डिस्निया या सांस फूलने का प्रॉब्लम होगा। साइकोलॉजिकल डिस्निया कभी कम कभी ज़्यादा इरेटिकली वेरिएशन उसमें आ सकते हैं। यूजली हार्ट की और लंग्स की बीमारी में डिफ्रेंशिएशन करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पैरामीटर्स ये हैं कि हार्ट की बीमारियों में ज़्यादातर पेशेंट को चलने में छाती में दर्द होना, सांस फूलना, रात को सोने में सांस फूलना, पाँव में सूजन होना, इस तरह के चलने में धड़कन बढ़ जाना, इस तरह के फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। जबकि लंग्स की बीमारी में लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी होती है, ज़्यादातर लोगों को छाती में खांसी का अनुभव होना या चलने फिरने में उनको भी सांस फूलती है, पर चलने में धड़कन बढ़ना या पाँव में सूजन होना, ये सब फीचर्स थोड़े लेट स्टेज में होते हैं और वो भी उसकी वजह से हार्ट फेल हो जाता है तभी होते हैं। अदरवाइज आइसोलेटेड लंग्स की बीमारी में अगर सांस फूल रही है तो हार्ट वाले फीचर्स थोड़े नहीं मिलते हैं। और वैसे पेशेंट को खांसी होने की पुरानी हिस्ट्री रहती है कि लंबे समय तक खांसी उनको चलती रहती है। अब हम बात करेंगे ये डिस्निया को हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं, इनका चेकअप कैसे करते हैं। ज़्यादातर अगर किसी को सांस का प्रॉब्लम हो रहा है तो किस सिस्टम को वो इन्वॉल्व कर रहा है उसके हिसाब से हम चेक करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट का प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि उसकी क्या तकलीफ़ है और वो क्या सिम्टम्स उसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम असेसमेंट करते हैं कि इसको पहले हार्ट का जांच करें कि लंग्स का करें। ऑब्वियसली टेस्ट तो 50 तरह के आते हैं, अगर कोई भी पेशेंट आए और हम उसको 50 तरह के टेस्ट एक साथ में लिख दें तो वो कराने में भी कंफ्यूज हो जाता है। तो वैसे पेशेंट को अगर हार्ट का प्रॉब्लम लग रहा है तो पहले हम हार्ट से रिलेटेड ECG, इको, ट्रेडमिल, ये सब टेस्ट करते हैं, और अगर लंग्स का प्रॉब्लम लग रहा है तो एक्सरे या CT स्कैन, इस तरह के टेस्ट करते हैं। और जिनको खून की कमी वगैरह से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो उनको ब्लड टेस्ट वगैरह साथ में हम करा ही लेते हैं, वो तो रूटीन है, वैसे भी कर ही लेते हैं। सांस की तकलीफ यूजली क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हम तब मानते हैं जब पेशेंट का स्टैमिना कुछ पिछले महीनों में बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ हो। यानी कोई व्यक्ति अगर क्लियरली कहता है कि पहले मैं 5 किलोमीटर चल पाता था, अभी 1 ही किलोमीटर चलने में हाफ लगने लगती है, तो वो सिग्निफिकेंट है। अगर पहले 5 चलता था और अभी 4.5 चल पा रहा है या थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है तो वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके लिए अपने को सारे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें अगर हम पेशेंट को एक्सरसाइज करने को या स्टैमिना बढ़ाने की एक्सरसाइज करने को बोलते हैं तो भी काम चल सकता है, उसके लिए डिटेल टेस्ट करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कब इन टेस्ट करने की एब्सोल्यूट ज़रूरत है या जिसको रेड फ्लैग साइंस ऑफ डिस्निया बोलते हैं, अगर किसी को BP साथ में कम है या किसी की श्वास की गति 40 से ज़्यादा है पर मिनट, या किसी को साथ में गफलत हो रही है, यानी ब्रेन का हालत ठीक नहीं है, किसी को मतलब ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसे बोलते हैं वो हो रहा है, या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या बॉडी नीली पड़ रही है, या श्वास लेने में आवाज़ आ रही है, या गला थोड़ा सा ट्रेकिया जो है, जो गले की श्वास की नली होती है वो डेविएट हो गई है, या साथ में उनको अनस्टेबल हार्ट के रिदम का प्रॉब्लम हो रहा है, या वो गहरी सांस ले भी पा रहे, लेने की कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन सांस ले नहीं पा रहे हैं, वैसे केसेस में हमको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें जान का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। जो श्वास की प्रॉब्लम है जिसमें जान का खतरा है, हमने पहले भी दूसरे वीडियोस में भी डिस्कस किया है। हार्ट अटैक है, एम्बोलिज्म है यानी लंग्स की नली का क्लॉट है, लंग्स में निमोनिया होना, या लंग्स में हवा भर जाना जिसको निमोथोरैक्स बोलते हैं, हार्ट के चारों ओर पानी भर जाना जिसको पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलते हैं, लंग्स में पानी भर जाना जिसको प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। ये बीमारियों में सबसे ज़्यादा जान का खतरा रहता है, तो इसमें अपने को डिटेल इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे भी हमें हार्ट से रिलेटेड बीमारी लगती है वहाँ पे हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। यूजली लंग्स की बीमारी में भी कभी कभार थोड़ा बहुत छाती दर्द हो सकता है, पर ये प्लूराइटिक टाइप ऑफ चेस्ट पेन होता है, यानी कि
गहरी सांस लेने पर या खांसी करने पर ये पेन बढ़ता है, पोस्चर चेंज करने पर पेन बढ़ता है, जबकि हार्ट का पेन ज़्यादातर चलने फिरने पर बढ़ता है या गहरी सांस से या पोस्चर चेंज करने में इसमें वेरिएशन नहीं होता। और लंग्स की बीमारियों में अगर हार्ट पर लोड पड़ रहा है तो थोड़ा धड़कन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये सिम्टम्स के बेसिस पे हम परफेक्ट जजमेंट नहीं कर सकते, ज़्यादातर जजमेंट टेस्ट के बेसिस पे होता है। सबसे बेसिक टेस्ट हम जो हार्ट के लिए इवैल्यूएट करते हैं वो है ईसीजी, इको, एक्सरे, ट्रेडमिल टेस्ट, यही सब बेसिक टेस्ट इसमें भी आते हैं। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी हार्ट की करंट का प्रवाह कैसा चल रहा है उसको हम टेस्ट करते हैं। इसमें कई केसेस सांस फूलने वाले मिस भी हो सकते हैं, पर कुछ सेट साइंस होते हैं जिसमें अगर ईसीजी पे हमको मिल जाता है तो फिर हम जजमेंट कर सकते हैं कि इसको नली का ब्लॉकेज हो सकता है या इसको हार्ट अटैक हो सकता है या इसको हार्ट फेलियर हो सकता है, उसको हम जज कर सकते हैं। इको हार्ट की सोनोग्राफी है जिसमें हार्ट के वैल्स का प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट डायलेट या ज़्यादा सख्त तो नहीं हो गया, ज़्यादा रिजिड तो नहीं हो गया है, और हार्ट में कोई और जन्म से कोई विकृति या कोई छेद या ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको हम इकोकार्डियोग्राफी में असेस करते हैं। एक्सरे में हम लंग्स रिलेटेड बीमारी को ज़्यादातर असेस करते हैं, जैसे लंग्स में पानी भर जाए, हवा भर जाए या लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए, इसको हम एक्सरे में ज़्यादा असेस करते हैं। इसके अलावा हार्ट के पेशेंट का इवैल्यूएशन में ट्रेडमिल टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम पेशेंट को पट्टे पर चलाकर देखते हैं, इसमें कई चीज़ें पता चलती हैं। एक तो हार्ट की नली का ब्लॉकेज है या नहीं, हार्ट की नली का ब्लॉकेज है या नहीं ज़्यादातर 70 to 80% टेस्ट में ही क्लियर होता है। 20-30% पेशेंट में टीएमटी की रिपोर्ट गलत भी आ सकती है और इसमें ब्लॉकेज हो तो भी मिस हो सकता है, या ब्लॉकेज ना हो और पॉजिटिव आए ऐसा भी हो सकता है। इसका प्रेडिक्टिव वैल्यू खाली 70 to 80% रहता है। इसमें पेशेंट का स्टैमिना कितना है वो भी पता चल जाता है। कई बार साइकोलॉजिकल जिनको डिस्निया का प्रॉब्लम है वो ट्रेडमिल में अच्छा एफर्ट टॉलरेंस भी उनका आ जाता है। और इसमें हम पेशेंट को लॉन्ग टर्म कितना उसके बचने की या कितना ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों को भी प्रोग्नोस्टिकेट भी कर सकते हैं। यानी जिन लोग का स्टैमिना बहुत ज़्यादा कम है, पट्टे पे बहुत कम चल पाते हैं, उनका मृत्यु दर नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर्ड एक व्यक्ति जिसको सांस फूल रही है लेकिन स्टैमिना बहुत अच्छा है, उसका मृत्यु दर कम है। इसको मेट्स में कैलकुलेट करते हैं, यानी मेटाबॉलिक इक्विवेलेंस, यानी उसका ट्रेडमिल पर कितना स्टैमिना है, वो अगर कम है तो मृत्यु दर ज़्यादा है, अगर मेट्स ज़्यादा अचीव किया यानी मृत्यु दर उसमें लॉन्ग टर्म में कम रहेगा। ब्लड टेस्ट में ज़्यादातर हीमोग्लोबिन को असेस करना ज़रूरी है क्योंकि खून की कमी होने से सांस फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा एक एंटी प्रो बीएनपी, ये बीएनपी करके एक मार्कर होता है जो कि ब्लड में तब आता है जब हार्ट पर ज़्यादा खिंचाव पड़ता है। ये मार्कर हमें ये डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है कि लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि हार्ट से रिलेटेड। अगर ये ज़्यादा एलिवेटेड आ रहा है यानी इसकी वैल्यू 1000 से ऊपर आ रही है तो हार्ट की बीमारी की तरफ पॉइंट करता है, और अगर इसकी वैल्यू 100 से कम आ रही है तो लंग्स की बीमारी की तरफ पॉइंट करता है, और बीच का वैल्यू अगर आ रही है तो दोनों हो सकता है। ये टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब ईसीजी को एक्सरे या सिंपल टेस्ट से हमें कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा कि बीमारी हार्ट का है कि लंग्स का है या दोनों है, कौन सा प्रॉब्लम पेशेंट को हो रहा है और कौन सा ज़्यादा सीवियर है। तो ये ब्लड टेस्ट हमें मदद करता है, पर ये भी 100% श्योर या डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है। कई बार दोनों में ओवरलैप हो सकते हैं और रिपोर्ट गलत भी आ सकती है। कई बार ऐसा भी हो चुका है कि रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव आती है और पेशेंट को बीमारी लंग्स का निकलता है, या बिल्कुल नॉर्मल आए या नियर नॉर्मल आए और पेशेंट को बाद में हार्ट फेलियर निकले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये रिपोर्ट 100% डेफिनेटिव तो नहीं होती, लेकिन हाँ थोड़ा सा पेशेंट को असेसमेंट करने में हेल्प करती है। कई बार पेशेंट का प्रोग्नोसिस या लॉन्ग टर्म में वो इंप्रूवमेंट होगा, डिटोरेशन होगा, ये असेसमेंट करने में भी काम आता है। यानी कि पेशेंट का अगर हार्ट फेलियर का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बीएनपी लेवल्स अगर कम हो रहे हैं या लो में मेंटेन हो रहे हैं तो इसका मतलब दवा को रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, और अगर किसी का मेंटेन नहीं हो रहा है या बिगड़ रहे हैं प्रो बीएनपी लेवल्स तो इसका मतलब उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और वो हार्ट फेलियर उसका वर्सन कर रहा है। तो इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि पेशेंट का लॉन्ग टर्म दवा को रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखने के लिए। ओबेसिटी ने वजन की बीमारी में भी अपने आप सांस फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे लोग को ज़्यादातर वजन कम करने से या एक्सरसाइज करने से सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स मिल जाता है। ज़्यादातर ओबीज लोग को क्योंकि वो एक्सरसाइज भी कम करते हैं, इस वजह से भी स्टैमिना इनका काफ़ी हद तक कम रहता है। हार्ट की नली की बीमारी में कई पेशेंट को सिर्फ सांस फूल रहे ऐसा भी हो सकता है, कोई ब्लॉकेज हो और उसमें छाती में दर्द हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई पेशेंट्स को सिर्फ डिस्निया या सांस फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है। इसको अंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं, यानी हार्ट की ब्लॉकेज तो है और पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं लेकिन पेन नहीं हो रहा। पेन के बराबर एक दूसरा सिम्टम है, यानी इक्विवेलेंट एक सिम्टम है जो सांस पेशेंट को फूल रही है लेकिन उसको दर्द नहीं हो रहा। इस तरह के केसेस में सब में एंजियोग्राफी करना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लॉकेज अगर है या नहीं वो डिसाइड करने के लिए ट्रेडमिल में 70 to 80% केस में हमें पता चलता है, पर 100% अगर हमें कंफर्म करना है तो एंजियोग्राफी में ही पता चलता है। अगर ज़्यादा हमें रिस्क फैक्टर्स लगते हैं या पेशेंट में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ब्लॉकेज आने की तो हम रेगुलर एंजियो करते हैं, जिसको कन्वेंशनल या कैथेटर एंजियो बोलते हैं। और जहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम लगती है
सिर्फ रूल आउट करना है, वहाँ CT एंजियो करते हैं क्योंकि वो लेस इन्वेजिव है और उसमें भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और थोड़ा सा रिपोर्ट, लेकिन कई बार उसकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अच्छी होती है, यानी नॉर्मल रिपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कम होती है, यानी एबनॉर्मल रिपोर्ट की वैल्यू कम है, उसको रिकन्फर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी पेशेंट को सडनली हार्ट फेल हो और सडनली लंग्स में पानी भर जाए, सडनली सांस फूलने लगे, इसको अक्यूट हार्ट फेलियर बोलते हैं। इस तरह के पेशेंट को आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है। इस तरह के पेशेंट को आपको हॉस्पिटल में कुछ इंजेक्शन द्वारा तुरंत रिलीफ दिया जा सकता है। इनको ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत है, इनको बैठा देते हैं, या इनको क्या है लेटने से सांस ज़्यादा फूलती है तो इनको बैठाना चाहिए और गहरी सांस लेने को बोलना चाहिए और बने जितना जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। ज़्यादातर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, अगर एक्यूट हार्ट फेलियर है तो 24 से 48 घंटे में दवा देने से तुरंत जैसे ही अगर यूरिन आ जाता है तो पेशेंट को बेनिफिट मिल जाता है। यूरिन से इसका रिलेशन इसलिए है क्योंकि हार्ट जब फेल होता है तो लंग्स में पानी भर जाता है और ये एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए हमें इंजेक्शन वगैरह देने पड़ते हैं जिससे कि वो पानी पेशाब बन के यूरिन के किडनी के ज़रिए बाहर निकलता है। तो अगर ऐसे पेशेंट में किडनी का फंक्शन अच्छा है, यूरिन अच्छा आ रहा है, तो सांस का तकलीफ 2-4 घंटे 6 घंटे में भी रिलीफ हो सकता है। पर अगर यूरिन अच्छे से नहीं बन रहा है या साथ में किडनी का भी फेलियर है तो फिर ऐसे पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, दवाओं का रिस्पांस नहीं आता है और कभी कभार डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इमरजेंसी उनको एडमिशन लंबा भी चल सकता है। ऐसे पेशेंट में अगर आपको लंग्स की बीमारी का ज़्यादा डाउट लग रहा है और हार्ट के इको स्कैन वगैरह नॉर्मल आ रहे हैं, राइट साइड का लंग्स ज़्यादा डायलेटेड है, तो आपको इनमें CT स्कैन करना चाहिए। और एक बीमारी होती है जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, यानी कि हार्ट से लंग्स की जो नली जाती है उसमें अगर क्लॉट जम जाए तो भी हार्ट सांस फूलने का तकलीफ हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट में आपको CT पल्मोनरी एंजियो करना चाहिए। ये या लंग्स की जो नलियाँ हैं उसका एंजियोग्राफी है जो CT में करते हैं, और इससे अगर लंग्स की नली में कोई क्लॉट जमता है तो उसमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वो पता चल जाता है। ये टेस्ट में 100% श्योर हो जाता है कि कोई क्लॉट तो नहीं है। एम्बोलिज्म वाली बीमारी के लिए एक ब्लड टेस्ट भी आता है जिसको D डाइमर बोलते हैं। ये ब्लड टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वो एम्बोलिज्म की बीमारी के लिए थोड़ा इंडिकेट करता है। ये टेस्ट अगर नॉर्मल आता है तो फिर आपको बाकी पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, CT में कंफर्म करना पड़ता है। नॉर्मल रिपोर्ट में एम्बोलिज्म की बीमारी होने का चांस बहुत कम रहता है। अब इसको मैनेज कैसे करें? ज़्यादातर अगर हमें सांस की प्रॉब्लम को मैनेज करना है तो जिस कारण से वो हो रहा है उसको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर हार्ट की बीमारी है तो हार्ट को मैनेज करना ज़रूरी है, लंग्स की बीमारी है तो लंग्स को मैनेज करना ज़रूरी है। अगर हार्ट की बीमारी है तो पेशेंट का ज़्यादातर आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन यानी पानी का रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है। इसमें पानी के अलावा चाय, कॉफ़ी, जूस या जो भी प्रवाही तरल पदार्थ वो ले रहा है सब कुछ कम करना पड़ता है। सिर्फ पानी रिस्ट्रिक्शन करने से काम नहीं चलता है, और कितना पेशेंट का पंप फंक्शन है उसके हिसाब से उसका फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन हम करते हैं। अगर किसी का पंप फंक्शन 30-25% से नीचे है, जिसको LV इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, तो उसमें पानी हम 1 लीटर से भी कम रखते हैं। जिनका LV इजेक्शन फ्रैक्शन अगर नॉर्मल है या 35-40% से ज़्यादा है उनको नॉर्मल 2-2.5 लीटर पानी भी ले सकते हैं। जिनका मिड लेवल पे है उनको हम थोड़ा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, उनको 1 से 2 लीटर के बीच में पानी रखते हैं। पर इसमें पानी के अलावा बाकी सब प्रवाही भी इंक्लूडेड है, और साथ में नमक का भी रिस्ट्रिक्शन होता है, यानी दिन भर में 2 से 4 ग्राम नमक लेना पड़ता है, यानी एक्स्ट्रा नमक तो नहीं ही लेना है, और सब्जियों वगैरह में भी जो नमक का प्रयोग हो रहा है वो भी कम से कम रखना है। अगर किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है तो वैसे लोगों को भाप देने से यानी नेबुलाइजेशन देने से रिलीफ मिलता है, या उनको इनहेलर्स वगैरह यूज़ करने से रिलीफ मिलता है। ऐसे पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स वगैरह के इंजेक्शन देने से या डेरिफालिन वगैरह के इंजेक्शन देने से भी फ़ायदा मिलता है। एक कॉमन टेंटाइटी है जिसमें अगर हार्ट पेशेंट भी है उसको भी नेबुलाइजर या इनहेलर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कार्डियक एस्थमा बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हार्ट जब फेल होता है तो लंग्स में पानी भर जाता है, और इसकी वजह से सांस की नलियाँ थोड़ी सिकुड़ जाती है, और जब डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से उसको सुनता है तो उसमें जो फाइंडिंग्स लगती है वो एस्थमा की फाइंडिंग्स लगती है। तो काफ़ी इस तरह के पेशेंट को जिनको कार्डियक एस्थमा होता है उनको डॉक्टर सिर्फ लंग्स का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको रिलीफ नहीं मिलता है। उनको खाली नेबुलाइजर और इनहेलर्स अगर दिया जाए तो रिलीफ नहीं मिलेगा। ऐसे लोग को अगर हार्ट का ट्रीटमेंट भी साथ में दिया जाए, यानी उनका पानी इंटेक को बिल्कुल कम किया जाए और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे रखा जाए, नमक कम किया जाए और पेशाब बढ़ाने वाले इंजेक्शन या दवाई उनको दिया जाए तो जल्दी रिलीफ मिलेगा। कई बार दोनों ट्रीटमेंट साथ में भी देने पड़ते हैं। यूजली एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी से एस्थमा ये डिस्निया की जो सांस का प्रॉब्लम है वो पूरी तरह क्योर तो नहीं होता, पर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाता है। और ज़्यादातर पेशेंट्स में अगर अच्छा पंप फंक्शन है और नलियों को पूरी तरह से अगर खोल दिया गया तो सांस की प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट 90% तक भी या उससे ज़्यादा केसेस में भी रिलीफ किया जाता है। अगर प्रॉब्लम ट्रीटमेंट होने के बाद भी हो रही है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, या ट्रीटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, या ट्रीटमेंट फेल हो रहा है, या कोई और कारण भी पेशेंट को हो सकता है, उसके लिए इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है हमने हार्ट का ट्रीटमेंट कर दिया,
लेकिन लंग्स की बीमारी छूट गई, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो पेशेंट को बाद में भी सांस फूलती रहती है। तो वैसे पेशेंट में बाद में सब्सिक्वेंटली अगर ऑपरेशन के बाद भी सांस फूल रही है तो उसको भी डिटेल में इवैल्यूएशन अलग से करना चाहिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बीमारी साथ में अगर चल रही है तो दोनों को एक साथ में भी सारे टेस्ट करके इवैल्यूएट करना चाहिए। और जो बीमारी में जितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर ज़्यादा है तो हार्ट को ज़्यादा ट्रीटमेंट करिए, लंग्स का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करिए। आप डोज और ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी को जो बीमारी कितनी सीवियर है उस हिसाब से एडजस्ट या टाइट्रेट कर सकते हैं। थैंक यू।